तो हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले वीडियो में लाइट के बारे में डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ लाइट। यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकाश की प्रकृति बताने वाले विभिन्न सिद्धांत। प्रकाश की प्रकृति बताने वाले विभिन्न सिद्धांत। आइए जानते हैं पहला सिद्धांत न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। कि न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत क्या था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रकाश स्रोत से सूक्ष्म व हल्के कणों का उत्सर्जन होता है जिन्हें कणिका कहते हैं। ये कणिका प्रकाश के वेग से चारों ओर गमन करती हैं। नंबर 3, जब ये कणिकाएँ हमारी आँख के रेटिना से टकराती हैं तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी जब कोई कणिका हमारे आँख के रेटिना से टकराती है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश सरल रेखा में संचरण, परावर्तन, अपवर्तन की व्याख्या की जा सकी, लेकिन प्रकाश की व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण यानी पोलराइजेशन आदि की घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकी। फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस ने क्या सिद्धांत दिया है? हाइगेंस वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने अपने नाम के आधार पर एक सिद्धांत दिया है। तो इस सिद्धांत के बारे में जानते हैं क्या सिद्धांत दिया इन्होंने। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। यानी प्रकाश क्या है? वेव है। ये तरंग प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती है। ये तरंगें प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं और ये तरंगें ईथर नामक काल्पनिक माध्यम में संचरित होती हैं। ये तरंगें ईथर नामक काल्पनिक माध्यम से संचरित होती हैं। इस माध्यम को भारहीन व पूर्णता प्रत्यास्थ माना गया है। भारहीन व पूर्णता प्रत्यास्थ माना गया है। इस सिद्धांत द्वारा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की घटनाओं की व्याख्या की गई, लेकिन क्वांटम प्रभाव, जीवान प्रभाव, स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी। आइए जानते हैं अगला सिद्धांत, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। मैक्सवेल ने क्या सिद्धांत दिया, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें त्रिविमीय तरंगें होती हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत यानी परपेंडिकुलर एक समान कला में कंपन करते हैं। प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स होती है, ट्रांसवर्स। विद्युत चुंबकीय तरंगों का विद्युत क्षेत्र ही हमारी आँख के रेटिना को प्रभावित करता है यानी करती है। आइए नेक्स्ट सिद्धांत देखते हैं। प्लांक ने अपना सिद्धांत दिया, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक साहब ने क्या सिद्धांत दिया? इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेज या बंडल के रूप में संचरित होती है जिन्हें ऊर्जा के क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा का मान उनकी आवृत्ति के समानुपाती होता है यानी E प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट, म्यू यानी आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर E बराबर h न्यू दिया गया है, जहाँ h प्लांक के नियतांक है या प्लांक स्थिरांक और h का मान कितना होता है? 6.62 गुणा 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। आइए नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, जीवान स्टार्क प्रभाव, रमन की व्याख्या की जा सकी। आइए निष्कर्ष क्या निकलता है देखते हैं। उस प्रयोग सिद्धांतों से यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ सिद्धांत प्रकाश की कड़ी प्रकृति, कुछ सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति बताते हैं। कोई भी सिद्धांत प्रकाश की सभी घटनाओं की व्याख्या नहीं कर सकता, इसीलिए इसे द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात प्रकाश की तरंगी व कड़ी प्रकृति मानी गई है। आइए अब नेक्स्ट सिद्धांत हाइगेंस साहब ने दिया। हाइगेंस साहब ने क्या सिद्धांत दिया अपना जानते हैं। हाइगेंस एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने अपने आधार पर एक सिद्धांत दिया जिसके कारण इनका नाम हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तरंग के बाद EM वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। हाइगेंस ने प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में मानी गई वेव के बारे में बताया इन्होंने, जिससे संचरित होने के लिए ईथर नामक काल्पनिक माध्यम की परिकल्पना की गई है। ईथर
ईथर नामक काल्पनिक माध्यम की कल्पना की गई है। इस ईथर नामक माध्यम को सर्वव्यापी, पूर्णता प्रत्यास्थ व नगण्य घनत्व वाला माध्यम माना गया है। इस दुनिया में निम्न दो भाग हैं। हाइगेंस का तरंगाग्र का सिद्धांत। तरंगाग्र क्या होता है? तरंगाग्र के बारे में जानते हैं। ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी प्रकाश को तरंगें एक समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी प्रकाश तरंगें एक समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंगाग्रों के रूप में संचरित होता है। प्रकाश तरंगाग्रों के रूप में संचरित होता है। तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं जानते हैं? तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गोली तरंगाग्र। गोली तरंगाग्र क्या होता है आज ये जानते हैं। गोली तरंगाग्र ऐसा तरंगाग्र जो किसी गोले के रूप में हो, गोली तरंगाग्र कहलाता है। गोली तरंगाग्र बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रकाश तरंगें सदैव तरंगाग्र के लंबवत संचरित होती हैं। देखिए यहाँ पर गोली तरंगाग्र दर्शाया गया है। देखिए गोली तरंगाग्र, ये जो बिंदु है ये मेन पॉइंट है, इसमें बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश किरणें हैं ये। और जहाँ पर ये प्रकाश चारों ओर होती हैं तो यहाँ पर एक अपने आप यहाँ पर एक बना लेते हैं इससे करके। इसमें यहाँ से बिंदु यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, इसको गोली तरंगाग्र कहते हैं। आइए जानते हैं बेलनाकार तरंगाग्र। नंबर 2 बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र क्या होते हैं? ऐसा तरंगाग्र जो बेलन के रूप में हो, बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। बेलनाकार तरंगाग्र रेखीय प्रकाश स्रोत के कारण उत्पन्न होते हैं। बेलनाकार तरंगाग्र रेखीय प्रकाश स्रोत, देखिए यहाँ पर दर्शाया गया रेखीय प्रकाश स्रोत। ये देखो रेखा द्वारा प्रकाश स्रोत दर्शाया जाता है। यहाँ पर बेलनाकार तरंगाग्र होता है, ये देखिए दर्शाया गया चित्र में है। आइए नंबर 3 होता है समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र किसे कहते हैं? ऐसा तरंगाग्र जो कि समतल के रूप में हो, समतल तरंगाग्र कहलाता है। जब बिंदुवत या रेखीय प्रकाश स्रोत अनंत हो, बिंदुवत या रेखीय प्रकाश स्रोत अनंत हो, समतल तरंगाग्र कहलाता है। जैसे चित्र में दर्शाया गया है, जैसे समतल तरंगाग्र चित्र में दर्शाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। आइए जानते हैं हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगाग्र के रूप में संचरित होता है, जिसका प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है। ऐसा तरंगाग्र प्रकाश तरंगाग्र जो प्रकाश के रूप तरंगाग्र के रूप में संचरित होता है, जिसका प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है, जिससे निकलने वाले प्रकाश को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस साहब ने यह सिद्धांत दिया। आप चित्र में देख सकते हैं। चित्र में देखिए पश्च तरंगाग्र, देखिए यहाँ पर दिखाया प्रदर्शित किया गया पश्च अग्र तरंगाग्र और यहाँ पर गोली तरंगाग्र। गोली तरंगाग्र का भाग है ये, आधा काट कर बनाया गया है। पश्च तरंगाग्र बिंदुवत प्रकाश स्रोत आपको दर्शाया जाता है। यहाँ पर देखिए समतल तरंगाग्र ये किस प्रकार दर्शाया गया है। अग्र तरंगाग्र, पश्चिम तरंगाग्र, इस प्रकार समतल तरंगाग्र दर्शाया गया है। चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आइए देखते हैं हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के परावर्तन की व्याख्या। हाइगेंस साहब ने जो परावर्तन की व्याख्या किस प्रकार की चित्र में दर्शाया गया है, आप चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये माना कि AB, जो ये AB है ये समतल तरंगाग्र है, अंतःप्रस्थ से टकराकर समतल तरंगाग्र है। आइए पूरा देखिए ये रेखा चली, ये कण यहाँ रेखा है तो इसमें टकराकर इसे परावर्तित हो गई, ये परावर्तित हो गई है। आइए देखते हैं इसके बारे में। माना कोई समतल तरंगाग्र AB अंतःप्रस्थ से टकराकर A' B' के रूप में परावर्तित हो जाता है, इसी जो कि चित्र में दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर ये A' B' क्या है, A' अंतःप्रस्थ से टकराकर A' B' के रूप में परावर्तित हो जाती है। ये A' की ये पर आई इधर से तो ये A', ये A' B', ये A' B' और B' के रूप में परावर्तित होती है। जब तरंगाग्र का बिंदु A तथा बिंदु A पर A' पर पहुंचता है, जब बिंदु तरंगाग्र का बिंदु A' पर पहुंचता है, बिंदु A' पर पहुंचे तो उसी समय में बिंदु B पर B' पहुंच जाता है। तो जो बिंदु B होता है उसी समय बिंदु B' पर पहुंच जाता है। पूरी इसमें थ्योरी लिखी गई है, ये खुद के हाथ से नोट्स बनाए गए हैं। माना इसमें लगा समय t तथा प्रकाश का वेग c है, तो चित्र से दूरी बराबर 4 गुणा समय,
ये यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, पूरा देख ले सकते हैं आप। यहाँ पर पूरा डेरिवेशन किया गया है। देखिए यहाँ पर निकल गया है कोण आई बराबर कोण आर, देखो निकल कर आया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि परावर्तन की घटना में परावर्तन का कोण मान आपतन कोण के मान के बराबर हो जाता है। यही परावर्तन का द्वितीय नियम है, यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। तो चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं। यही परावर्तन का प्रथम नियम है। यहाँ पर दोनों नियम लागू हो रहे हैं। देखिए परावर्तन का प्रथम नियम है। देखिए ये जो रेखा आई परावर्तन के पश्चात, आपतन के पश्चात परावर्तित हो गई, टकराकर ए डैश पर परावर्तित, ए पर बिंदु पर परावर्तित हो गई है। आइए देखते हैं आगे। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के से अपवर्तन की व्याख्या। हाइगेंस साहब ने जो तरंग सिद्धांत दिया उसमें अपवर्तन की व्याख्या देख सकते हैं। माना एक समतल तरंगांक ए बी माध्यम 1 से चलकर माध्यम 2 में प्रवेश करता है तो ए डैश बी डैश अपवर्तित तरंगांक के रूप में आगे बढ़ता है। जब तरंगांक का बिंदु ए डैश पर पहुंचता है तो उसी समय बिंदु बी डैश पर पहुंच जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, चित्र में जैसे दर्शाया गया है कि जब ये तरंगांक ए डैश पर पहुंचता है उसी समय जितनी दूरी तय करने में एक किरण को ए डैश पर पहुंचने में समय लगता है, उतनी ही दूरी का समय बी को बी डैश तक पहुंचने में समय लगता है। आइए देखते हैं। माना इसमें समय t है, माना इसमें लगा समय t है, तब माध्यम 1 से प्रकाश का वेग c1 हुआ, माध्यम सेकेंड से प्रकाश का वेग c2 है। आइए देखते हैं जिसे चित्र में प्रदर्शित किया गया। देखिए यहाँ पर ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। माध्यम 1 से जितना समय यहाँ से आने में यहाँ तक लगता है, यहाँ ए डैश तक, उतना ही समय यहाँ बी से बी डैश आने में लगता है। आइए देखते हैं। पूरा डेरिवेशन आपको दिखाया जाता है। देखिए साइन आई बराबर साइन आई अपॉन साइन आई आर बराबर C1 C2 नियतांक। ये स्नेल का नियम का दूसरा नियम है, स्नेल का नियम का अपवर्तन का दूसरा नियम है। चित्र से स्पष्ट है कि अपवर्तित किरण व विलंब तीनों एक ही तल में स्थित है। यही अपवर्तन का प्रथम नियम है। आइए अब जानते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में। अध्यारोपण सिद्धांत क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत आइए देखते हैं। जब दो या दो से अधिक तरंगें आपस में मिलती हैं तो एक नई तरंग का निर्माण होता है जिसका परिणामी विस्थापन अलग अलग तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। इसे वाई वेक्टर बराबर y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर प्लस डॉट 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 yn वेक्टर, यहाँ पर पूरा स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि जब दो या दो से अधिक तरंगें आपस में मिलती हैं तो एक नई तरंग का निर्माण होता है जिसका परिणामी विस्थापन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे लिए कि कला संबंध प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जिनसे चलने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य का कलांतर समय के साथ नियत रहे कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं कि कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। वे प्रकाश स्रोत जिनसे चलने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य का कलांतर समय के साथ परिवर्तित होता रहता है कला असंबद्ध स्रोत कहलाते हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट हेडिंग के बारे में। प्रकाश का व्यतिकरण आपने ये जाना होगा कि प्रकाश का व्यतिकरण जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हर बार एनडीए एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। आइए जानते हैं प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं। लाइट ऑफ इंटरफेरेंस, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति व लगभग समान आयाम वाली तरंगें एक ही दिशा में संचारित होती हैं। क्या है? जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति व लगभग समान आयाम वाली तरंगें एक ही दिशा में संचारित होती हैं तो अध्यारोपण से एक नई तरंग का निर्माण होता है जिसकी तीव्रता कहीं पर अधिकतम और कहीं पर न्यूनतम प्राप्त होती है। इस घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं।
जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति व लगभग समान आयाम वाली तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो अध्यारोपण से एक नई तरंग का निर्माण होता है, जिसकी तीव्रता कहीं पर अधिकतम और कहीं पर न्यूनतम प्राप्त होती है। इस घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। आइए जानते हैं व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संपोषी व्यतिकरण, नंबर 2 विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। संपोषी व्यतिकरण ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगें एक समान कला में अध्यारोपित हों, संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगें समान कला में अध्यारोपित हों, संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। संपोषी व्यतिकरण की स्थिति कलांतर फाई बराबर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई मतलब इवन नंबर चलते हैं। जहाँ पर ये देखो मेन फार्मूला बन गया है फाई बराबर 2 पाई n, जहाँ n बराबर 0, 1, 2, 3 ... आइए जानते हैं विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगें एक दूसरे से विपरीत कला में हों, अध्यारोपित हों, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में कलांतर फाई बराबर 5 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इसे फाई बराबर 2n+1 पाई, 5 बराबर 2n+1 पाई। आइए जहाँ n बराबर इवन नंबर 0, 1, जहाँ n बराबर और नंबर 0, 1, 2, 3 ... आइए जानते हैं व्यतिकरण की आवश्यक शर्तों के बारे में। व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। प्रकाश तरंगों का आयाम लगभग समान होना चाहिए। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति एक समान होनी चाहिए। प्रकाश तरंगें एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए, अर्थात प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य एक समान होनी चाहिए। प्रकाश तरंगें कला संबंध स्रोतों से उत्सर्जित होनी चाहिए, अर्थात प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर नियत होना चाहिए। प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। प्रकाश स्रोत पास पास में स्थित होने चाहिए। फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।